हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ऋतु अरोरा, आर्य कन्या इंटर कॉलेज की नागरिक शास्त्र प्रवक्ता, पुनः आपके सामने दो ध्रुवीयता का अंत नागरिक शास्त्र के इस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करने के लिए, आपको समझाने के लिए आपके सामने उपस्थित। सबसे पहले बच्चों, ये उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले कि आप मेरे सारे वीडियो आप सभी ने देखे होंगे और जो दो ध्रुवीयता के अंत से संबंधित जितनी भी बातें मैंने बताई वो आपको भली प्रकार समझ में आ गई। अगर नहीं देखे हैं बच्चों तो पहले उन वीडियोस को देखिए, तब कंटिन्यूएशन में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आए। हर बार वीडियो प्रारंभ करते समय मैं ये बात दोहराती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए कि दो ध्रुवीयता का अंत आपके चैप्टर का नाम है। तो ये दो ध्रुवीयता का तात्पर्य का अर्थ क्या है? दो ध्रुव यहाँ पर सिंबॉलिक वर्ड है जो दो महाशक्तियों को संबोधित कर रहा है। और विश्व की वो दो महाशक्तियां कौन सी हैं बच्चों? एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ। और हमने जाना कि किस प्रकार शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का 26 दिसंबर 1991 में विघटन हो गया और सोवियत संघ 15 भागों में विभाजित हुआ। चलिए उसके आगे के टॉपिक की ओर अब हम बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है भारत और सोवियत संघ। आप सभी को मालूम है कि शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ दोनों के बहुत ही गहरे संबंध थे और दोनों का ही सपना था बहुध्रुवीय विश्व का सपना। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी दो ध्रुव, दो महाशक्ति विश्व में कायम हो जाए, दो देश बहुत महाशक्ति बन जाए। लेकिन भारत और सोवियत संघ का क्या सपना था कि केवल दो ही देश महाशक्ति न बने बल्कि विश्व के बहुत सारे देश विकास की उस सीढ़ी को चढ़ जाएं कि विश्व के सभी देश बहुध्रुवीयता की श्रेणी में आ जाएं, यानी पूरे विश्व में कई देश विकसित देश बन जाए, इतने विकसित देश कि सभी एक दूसरे से प्रतियोगिता करने में सक्षम हो सके। तो दोनों देशों का सपना था बहुध्रुवीय विश्व का सपना। विश्व को कैसा बनाना? विश्व के सभी देशों को विकसित हो सकें, सभी देश विकास कर सकें ताकि बहुध्रुवीय विश्व हो सके। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इसके आलोचकों को यह कहने का अवसर मिला कि भारत सोवियत संघ के खेमे का हिस्सा था। इतने गहरे संबंध पाए जाते थे कि कभी कभी लोगों ने यह भी आपत्ति उपस्थित की। शीत युद्ध के दौरान भारत सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे, यानी कई दृष्टिकोणों से, कई आयामों से हम उसके संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। पहला कौन सा क्षेत्र है, पहला कौन सा आयाम है? आर्थिक संबंध। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा साझीदार रहा है। यह व्यापार का सालाना कारोबार 2000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया था। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। अनेक भारत के कारखाने सोवियत संघ की मदद से स्थापित हुए। दो एक एग्जाम्पल बच्चों, जैसे भिलाई का कारखाना, बोकारो का, विशाखापट्टनम का इस्पात कारखाना, ये तीनों किसकी मदद से स्थापित किए गए? सोवियत संघ के। भिलाई का, बोकारो का, विशाखापट्टनम का। हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनों, संयंत्रों के लिए कारखाने जो भी थे, उनमें तकनीकी सहायता भी हमें सोवियत संघ से प्राप्त हुई। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बना करके भारत के साथ व्यापार किया था, यानी हमसे विदेशी मुद्रा नहीं ली थी बल्कि हमसे रुपए लेकर के हमारे देश को आर्थिक मदद की थी ताकि हमारा देश व्यापार कर सके, आयात निर्यात कर सके। तो अनेक कारखाने जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र,
विशाखापट्टनम के इस्पात संयंत्र और भारत के हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जितने भी मशीनी उपकरण हैं वो सभी सोवियत संघ की मदद से प्रारंभ किए गए, चलाए गए और अनेक प्रकार की तकनीकी सहायता भी हमें प्राप्त हुई। यानी जो मशीनरी हमारे देश में नहीं थी वो हमें वहां से प्राप्त। राजनीतिक संबंध। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के दृष्टिकोण का भी समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के दिनों में, विशेषकर कब बच्चों, 2-3 बार भारत पर आक्रमण हुआ। तो जब 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तो विशेषकर उन दिनों में युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत की सहायता की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से भारत ने भी उसका समर्थन किया। तीसरा, भारत सोवियत सैन्य संबंध। सैनिक साजो सामान के आयात व उत्पादन के मामले में भारत सोवियत संघ पर काफी निर्भर रहा है। आरंभ में भी मिग लड़ाकू विमानों की असेंबलिंग लाइसेंस शुदा ढंग से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कारखाने में सोवियत संघ ने काफी मदद की। लद्दाख के सीमांत पर तैनात सिपाहियों तक हथियार व रसद पहुंचाने में मिग 16 व मिग 32 हेलीकॉप्टर जैसे मालवाहक जहाज भी भारत को सोवियत संघ की सहायता से ही उपलब्ध हुए। तो इस प्रकार भारत का मददगार हमेशा ही सोवियत संघ रहा है। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। तो सोवियत संघ ने भारत के साथ ऐसे कई समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका और आज भारत के पास अस्त्र शस्त्र भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। भारत सोवियत सांस्कृतिक संबंध। प्रारंभ से ही बच्चों भारत और सोवियत संघ दोनों का लगाव था, दोनों में एक जुड़ाव था। तो भारत और सोवियत संघ का ये प्रयत्न रहा है कि केवल आर्थिक या केवल राजनीतिक या केवल सैन्य संबंधों में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी भारत और सोवियत संघ के बीच जामा पहनाया जाए, यानी एक दूसरे को संस्कृति का भी हम आदान प्रदान करें। सोवियत संघ की ये कोशिश रहती थी कि सांस्कृतिक संपर्क सरकार और दल के स्तर पर अलग अलग चलाए जाएं और जनाभिमुख राजनय को लोकप्रिय ढंग से संपादित किया जाए। रूसी ब्लास्को का भारतीय भाषाओं में किफायती प्रकाशन और वितरण की व्यवस्था की गई ताकि भारत के लोग वहां की संस्कृति को जाने समझे, उन पिक्चरों को देख सकें, उन चलचित्रों को देख सकें ताकि वहां के लोगों की सभ्यता की अन्य चीजों की जानकारी भारतीयों को हो सके। इसी प्रकार केवल हम रूस को ही भारत में नहीं लाए बल्कि भारत को भी रूस में ले गए। भारत की हिंदी फिल्में, भारतीय संस्कृति लोग सोवियत संघ में भी काफी लोकप्रिय रही। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। भारतीय फिल्म नायकों में जितने भी मशहूर नायक रहे हैं, एक्टर रहे हैं, चाहे वो राज कपूर से प्रारंभ करें और आज अमिताभ बच्चन तक, शायद सभी सोवियत संघ में घर घर जाने और पहचाने जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता सोवियत संघ तक आसानी से फैली और सोवियत संघ की सभ्यता भारत तक फैली। ये दोनों देशों की सांस्कृतिक संबंध का प्रतीक। चलिए अब हम भारत सोवियत संघ के संबंध से आगे बढ़ते हुए सोवियत संघ के प्रमुख नेताओं के बारे में जान लेते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है व्लादिमीर लेनिन। ये वहां के बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। पहली क्रांति जो सोवियत संघ में हुई सन 1917 की, उस 1917 की रूसी क्रांति के नायक रहे हैं। 1917 की क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर में सोवियत
समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, यानी 1917 से 1924 तक इन्होंने सोवियत संघ की बागडोर अपने हाथ में ली। 1917 से 1924 तक, ध्यान रहे बच्चों। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे व्यवहार के में लाने में दक्ष थे और संपूर्ण विश्व में साम्यवाद की प्रेरणा स्रोत भी बने, यानी साम्यवाद को लाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये कब से कब तक रहे? 17 से 24 तक। अब 24 से दूसरे नेता जोसेफ स्टॉलिन, जो 24 से 53 तक उन्होंने सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में सोवियत संघ का नेतृत्व किया। कौन? जोसेफ स्टॉलिन। इन्हें लेनिन का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में कौन सामने आए? जोसेफ स्टॉलिन आए। इन्होंने 1924 से 1953 तक, यानी एक लंबे समय तक, लगभग 20-22 वर्षों तक, 30 वर्षों तक इन्होंने सोवियत संघ का नेतृत्व किया। इसी एक समयावधि में उन्होंने औद्योगिकरण और कृषि को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाया। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ाया। औद्योगिकरण समझते हैं बच्चों? उद्योगों की मात्रा में तीव्रता से वृद्धि करना और कृषि का बलपूर्वक सामूहिकरण करना। छोटे छोटे टुकड़ों में जो भूमि बटी हुई थी उसका सामूहिकरण किया गया और सामूहिकरण के माध्यम से, चकबंदी के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि, या सामुदायिक खेती के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि कृषि एक समूह में उत्पादित हो ताकि अधिक से अधिक उत्पादन संभव हो सके। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय का श्रेय भी जोसेफ स्टॉलिन को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है और पार्टी में विरोधियों को कुचलने और तानाशाही नीति के लिए भी इन्हें उत्तरदायी माना जाता। तो 1924 से 1963 तक जोसेफ स्टॉलिन रहे। 1953 से 1964 तक, 53 से 64 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव 1953 से 1964 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। लेकिन इन्होंने क्या किया? स्टॉलिन और लेनिन की नीति की आलोचना की। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सुझाव इन्होंने सामने रखे और हंगरी के जनविद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में भी ये शामिल थे। ये कब से कब तक थे बच्चों? निकिता क्रुश्चेव 1953 से 1964। 1964 से 1982 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव 1964 से 1982 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। एशिया महाद्वीप की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव इन्होंने प्रस्तुत किया। चेकोस्लोवाकिया के जनविद्रोह के दमन और अफगानिस्तान में जो आक्रमण हुए उसमें भी लियोनिड ब्रेजनेव शामिल थे। तो कब से कब तक थे बच्चों? 1964 से 1982 तक थे। मिखाइल गोर्बाचोव ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे। ये 85 से 91 तक रहे सोवियत संघ, यानी इसके बाद इसका विघटन हो गया था। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? इस बात पे अंडरलाइन कर लीजिए, मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने दो नीतियों को बहुत अधिक अपनाया था। पहला पेरेस्ट्रोइका और दूसरा ग्लासनोस्ट, जो हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन, यानी समाज का पुनः निर्माण हो, पुनः रचना हो और आपस में व्यापार करने के लिए खुली नीतियों को अपनाया जाए। इस प्रकार की नीतियों के सहारे आर्थिक और राजनीतिक सुधार प्रारंभ करने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव को जाना जाता है। अमेरिका के साथ
सोवियत संघ की हथियारों की होड़ पर रोक लगाने का कार्य भी इन्होंने ही किया। जर्मनी शीत युद्ध के दौरान दो भागों में बंट गया था, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। उसके एकीकरण में यानी उसको एक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? मिखाइल गोर्बाचोव की ही रही है। शीत युद्ध की समाप्ति भी इन्हीं के समयकाल में हुई और ये ही सोवियत संघ के विघटन का कारण बने। यानी सोवियत संघ किनके शासनकाल में विघटित हुआ, टूट गया, बट गया? वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। ये 1991 तक अपने पद पर कार्य किए और इनके वे जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ वैसे ही इन्हें हटा दिया। अब रूस के, अभी तक सोवियत संघ बोल रहे थे बच्चों, सोवियत संघ जब बट गया तो रूस उसका एक बड़ा भाग था। रूस के पहले राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन। 1991 से 1999, 91 से 99 तक, 1991 से 1999 तक रूस के पहले राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन। कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता केंद्र तक पहुंचे। गोर्बाचेव ने इन्हें मॉस्को का मेयर बनाया। सन 1991 में सोवियत संघ के शासन के विरुद्ध विरोध का नेतृत्व किया। सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भी अदा की, क्योंकि इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का समर्थन नहीं किया था और साम्यवाद से पूंजीवाद के संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए इनको उत्तरदायी ठहराया गया, क्योंकि इनके समयावधि में ही रूस में साम्यवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया और साम्यवाद की जगह किसे अपनाया गया? पूंजीवाद को अपनाया गया। तो इस प्रकार बच्चों सोवियत संघ का विघटन हो गया। बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति हुए। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण द्वितीय महाविश्व युद्ध के पश्चात या महायुद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने वाले कारक उपस्थित हुए। हालांकि सोवियत संघ का विघटन हुआ, लेकिन कौन से कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर उभर करके सामने आई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश महाशक्तियां कमजोर हो गई थीं। समस्त विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ही ऐसे देश बने जो महाशक्ति कहे जा सकते हैं। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व परिदृश्य पर केवल दो ही शक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली थी। इन दोनों शक्तियों को महाशक्ति बनाने में अनेक कारकों का योगदान रहा है। कौन कौन से कारक हैं बच्चों जो सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने के लिए उत्तरदायी थे? पहला, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक विकसित अवस्था में थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की संचार प्रणाली में भी अनेक परिवर्तन आए। उस समय सोवियत संघ की संचार प्रणाली भी बहुत उन्नत अवस्था में थी। सोवियत संघ के पास ऊर्जा के विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद इत्यादि सम्मिलित हैं। इस प्रकार सोवियत संघ ने अपना बहुत अधिक विकास किया और एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा। सोवियत संघ में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ। सोवियत संघ में दूर दराज इलाकों में भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली थी। यानी कोई भी क्षेत्र सोवियत संघ में ऐसा नहीं था जो आपस में सड़कों, गाड़ियों, रेलों के द्वारा या अन्य साधनों से जोड़ा हुआ न हो। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत अवस्था में था। समस्त वस्तुओं, पिन से लेकर के बड़ी से बड़ी कार, सभी वस्तुओं का उत्पादन वहां स्वतः किया जाता था। यद्यपि सोवियत संघ उपभोक्ता उद्योगों में निर्मित होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता की दृष्टि से पश्चिमी देशों के समकक्ष नहीं थी, लेकिन अपने देश में उत्पादन के लिए वह स्वावलंबी थे। सोवियत संघ की सरकार ने अपने देश के समस्त नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी। बुनियादी सुविधाएं यानी बच्चों आवश्यक सुविधाएं, जैसे शिक्षा,
स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों की देखभाल, यातायात सुविधाएं, ये सभी सरकार की ओर से सुविधाएं प्रदान कर रखी थी। यहाँ पर बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, पूरी तरीके से बेरोजगारी समाप्त थी, या कह लीजिए सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध थे। सोवियत संघ में भूमि, संपत्ति और अन्य उत्पादक साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण पाया जाता था। और जब राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण पाया जाता था तो आपस में प्रतियोगिता, आपस में लड़ाई झगड़े जैसी कोई समस्या नहीं थी। और सोवियत संघ के पास परमाणु हथियारों के साथ साथ आधुनिक हथियार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। तो इन सब बातों को हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वास्तव में सोवियत संघ एक महाशक्ति बनने के योग्य था। और यही एक वजह थी कि विश्व में दो महाशक्ति बनी, जिसमें एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा। तो लेकिन बाद में समय के साथ परिवर्तन हुआ और सोवियत संघ 1991 में 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और यहाँ से साम्यवाद लगभग समाप्त प्राय हो गया। और जितने भी 15 भाग हुए, सभी पूंजीवाद की ओर अग्रसरित हुए और सभी ने धीरे धीरे पूंजीवाद को अपना लिया। जहाँ साम्यवाद को अपनाया भी गया, वहाँ बहुत ही अलग रूप में साम्यवाद को अपनाया। तो बच्चों, ये था आपका सेकंड चैप्टर, दो ध्रुवीयता का अंत। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। जो आज लेक्चर दिए इस पर आधारित मैं 4-5 प्रश्न दे रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित एनसीईआरटी के जितने प्रश्न हैं यानी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी तक मैंने एक भी विस्तृत नहीं दिया है, आज ये आप सुन लीजिए। इसके बाद 5 वीडियोस मेरे हुए हैं और 5 वीडियोस को मिला करके एक विस्तृत या 2 विस्तृत प्रश्न मैं आपको दूंगी, जिसे आप करेंगे। आप जैसे फर्स्ट ईयर में करते आए हैं वैसे ही आप सेकेंड ईयर के भी विस्तृत प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में बच्चों, पहला, भारत में भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया? बच्चों, अगर आपने मेरा वीडियो सुना होगा, लेक्चर सुना होगा, तो मैंने कम से कम 2 या 3 बार इस बात को रिपीट किया है, तो आप तुरंत ही इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा, भारत और रूस का सपना किस प्रकार के विश्व का है? यहीं से मैंने चैप्टर प्रारंभ किया था। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव का संक्षिप्त परिचय दो। और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन? ये तो बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको ध्यान से करिएगा और मेरे ख्याल से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है या किसी तरह का कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं समझ में आती, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपके प्रश्नों की जो भी प्रश्न है, जो भी समस्या है, उन समस्याओं को दूर कर सकूं और आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। धन्यवाद।